कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह की पार्टी को नसीहत, जहां सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसा गया। सेंट्रल और राज्य के नेताओं को दी नसीहत। ट्वीट में लिखा, केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे, जबकि एमपी में बनी सरकार नहीं बचा पाई। इस सरकार को गिराने के बजाय अगली सरकार कैसे बने उस पर ध्यान दें। तो एक बार फिर से लक्ष्मण सिंह अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे, जबकि एमपी में बनी सरकार नहीं बचा पाए। सरकार गिराने की बजाय आगे ध्यान दें, ये नसीहत दे रहे हैं वो। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, लक्ष्मण सिंह अपनी ही पार्टी को एक बार फिर से नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र की सरकार गिराने की सोच रहे हैं, जबकि अपनी बनी सरकार बचा नहीं पाई गिरने से। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के लिए विपरीत परिणाम आ रहे हैं। 2018 में जैसे तैसे सरकार बनी जरूर थी, लेकिन वो भी 15 महीने बाद गिर गई और उसी घटना की लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी के नेताओं को याद दिला रहे हैं और उसके बाद भी चीजें नहीं बदली। 2023 में जब फिर से विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां पर भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 24 में लोकसभा के चुनाव होते, 29 सीटों पर सुपड़ा साफ हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर, कांग्रेस की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन कांग्रेस के अपने नेता भी पार्टी के ऊपर जो है वो लगातार कई मामलों को लेकर नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह की अगर आप बात करें तो लक्ष्मण सिंह पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई हैं और लगातार अपनी बयानों की चर्चा में रहते हैं और मुखरता के साथ अपनी बात। उन्होंने इस तरीके का कोई पोस्ट किया है वास्तु, इसके पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान भी दे चुके हैं। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ बीजेपी नेता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आप देख पा रहे हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर, जिसमें उनका ये कहना है कि सरकार गिराने की बजाय ध्यान दें कि आगे सरकार कैसे बनानी है। और दूसरी बात कि केंद्र की राजनीति में जो केंद्र के नेता हैं उनको नसीहत दे रहे हैं लक्ष्मण सिंह। क्या कहेंगे सर आप? लक्ष्मण सिंह जी का एक परिचय और है कि वो दिग्विजय सिंह के भाई हैं जी, और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस से। अब दिग्विजय सिंह जी के भाई होने के नाते और परिवार में जिस प्रकार से उनकी उपेक्षा हो रही वो कुंठित है, और परिवार में ही उपेक्षा नहीं हो रही है, कांग्रेस में भी उनकी और उपेक्षा हो रही है, इसलिए वो कुंठित है जी। और कुंठित होते हुए भी समय समय पे कांग्रेस के लिए वो सही मार्गदर्शन करने का काम कर जाते हैं। अच्छा, अक्सर इस बात के लिए वो बड़े चर्चित रहते हैं कि वो कांग्रेस को आईना दिखाते रहते हैं। इस बार फिर कांग्रेस को उन्होंने आईना दिखाया है कि कांग्रेस जहां एक तरफ 29 की 29 सीट हार गई है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में बुरी तरह पराजय राज्य में भी हो गई, 163 सीट भाजपा को देने का काम जनता ने कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस की बड़ी दयनीय स्थिति मध्य प्रदेश में, और जीतू पटवारी जी का नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से अस्वीकार कर चुके हैं कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता। मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रही है, कंफ्यूजन से गुजर रही है, और मध्य प्रदेश की कांग्रेस के अंदर जो है बुरी तरीके से इलाकेदार आपस में कांग्रेस के लोग गुटबाजी के तहत लड़ रहे हैं जी। तो ऐसे में अगर वो कांग्रेस को सही आईना दिखाने का काम करते हैं, वरिष्ठ नेता है, तो उनकी बात को कांग्रेस को मानना चाहिए। कांग्रेस जो है जिस प्रकार से केंद्र में भी नेतृत्व विहीन हो चुकी है, उस ओर भी उन्होंने इशारा करने का काम किया है। बिल्कुल राजपाल जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वासु, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे रुख करेंगे जहां इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम जब सांदीपनी आश्रम से शिक्षा करने के बाद मथुरा जा रहे थे, मथुरा पे आक्रमण हो रहा था, लेकिन उस आक्रमण के बीच उनको अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु का पुत्र आतंकवादियों ने बंदी बना लिया था सौराष्ट्र अर्थात द्वारका के आसपास। तो भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ इंदौर के पास जाना पाओ से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र लिया और जाकर उन आतंकवादियों को मारा। इसलिए वो जम मतलब, हम कई बार नादानी बताते, जम मतलब यम या स्वर्गलोक के देवता, वो जामनगर है, वो वास्तव में उस समय का जम का ही नगर माना जाता है। और इसीलिए वहां का राज्य रेवत का राज्य था। तो रेवती बाद में उनको मारने के बाद रेवती के से उनका भगवान विवाह हुआ है राजा रेवत की लड़की से, और रेवत राज्य का स्थापना हुई और वहां भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र यहाँ से ले गए थे और पांचवेणी नाम का शंख वहां उनको प्रदान हुआ था। तो वो रेवती के नाम पे आपका वो रेवती का नाम है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा लगता है कि कृष्ण परिवार 5000 साल पुराने स्थान में पहुंच गया। इतना आनंद आता है
हम सब के लिए सौभाग्यवाद है। और ये जो रेवती के नाम पर फिर वो अपने 27 नक्षत्र में से एक अपना रेवती नक्षत्र बना, क्योंकि ये ग्रह रचना अपनी स्थायी है, लेकिन कई ग्रहों को मिलाकर के जो 27 नक्षत्र बनते हैं। इसलिए आप ध्यान देना, हमारे संतों के लिए हम 1008 108 का उपाधि देते हैं। तो ये उपाधि देने के पीछे ये भाव नहीं है कि 108 को ऐसे अपन आंकड़ा ले लिया। ये आंकड़ा ऐसा आता है कि एक साल में 4 बार नक्षत्र आते हैं, तो 27 चौक 108 होते हैं। तो जो एक साल का तप करता है वो 108, वो एक साल से ज्यादा बार जो तप करते हैं वो 1008। ये संतों की भी डिग्री है, हमारी अपनी कितनी अच्छी परंपरा है। अपने सभी साधु संतों का प्रणाम करके आनंद ले। और ये सबने मिल करके जीवन में प्रकृति के लिए क्या कहा है, वेद मंत्रों में भी बोला है। एक वेद मंत्र, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता है। जो ये चराचर जगत में है वो सब कुछ अपने शरीर के अंदर है। केवल शरीर के अंदर की व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। पंच तत्वों का बना हुआ शरीर हमको अपने जीवन में सदैव प्रकृति से जुड़ने के लिए लालायित करता है। इसलिए हमारी संस्कृति में कोई भी पूजा विधान बिना जल के संकल्प के शुरू नहीं होता, जल से शुरू होकर जल में समापन करते हैं। इसलिए ये शरीर भी पंचतत्वों का छूटेगा तो सारे तत्वों में विसर्जन करते हुए अस्थियां जल में विसर्जित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जैसे जल में अस्थियां विसर्जित हो गई तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये कामना रहती। ऐसे में जल के लिए आज अब जल का जीवन जल ही जीवन है ये बता तो दिया, लेकिन बताने के साथ साथ इसके कष्ट भी बढ़ गए। जल के आधार पर जल की उपयोगिता हम सब, अभी तो वो पीढ़ी के लोग भी हैं जिनके यहाँ एक हंडे गगरे में पानी भर करके पूरा दिन चलता था, अगले दिन नंबर आता था। लेकिन अब अपने लिए कठिनाई ये है कि एक घंटा गगरा तो एक आदमी को एक दिन में लग रहा है, पूरे परिवार वालों को पूरी टंकी कम पड़ रही है। ये जल के साथ उसका व्यय भी हुआ है, लेकिन व्यय के साथ अपव्यय ज्यादा हो रहा है। तो आज हमारे बीच में जो हम संकल्प कर रहे हैं, ये जल के अपव्यय को रोकने के लिए भी और जल का संचय करने के लिए भी, और जल के संचय में आपकी जानकारी के लिए जिनको मानना वो मानते, नहीं मानना वो नहीं मानते, लेकिन नहीं मानने वाले भी कोविड में सब मानने लग गए कि भारत वाले कितने आगे हैं। आयुर्वेद के माध्यम से सबकी जान बची तो काढ़ा ही काम में आया। हमारे यहाँ कहा गया कि सूने कुएं को। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पुलिस लाइन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया, जहां श्रद्धालु उज्जैन से ओंकारेश्वर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। बता दें कि सरकार की ओर से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर धार्मिक पर्यटन सेवा की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे और इस सेवाओं का विस्तार होगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको बधाई। तो वहीं दूसरी तरफ फादर्स डे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने पिता को नए कपड़े भेंट किए। पिता ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दक्षिणा दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सनातन धर्म में कुटुंब परंपरा दुनिया के लिए आदर्श है। मेरी ओर से फादर्स डे की पूरे देशवासियों को सबको बधाई। ये हिंदू परंपरा में कुटुंब परंपरा, परिवार परंपरा, ये दुनिया के लिए अद्वितीय है, भारत की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके एक तरह से नई ढांचे बलबूते पर अपनी संस्कृति को बढ़ाया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर, आपने सेवा भी करी है उनकी आज। पिता है तो उनका तो आशीर्वाद मिलेगा।
केंद्र में कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली से भोपाल आ रहे हैं। वे ट्रेन से भोपाल पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। पीएम मोदी काशी में 18 जून को सिंगल क्लिक के जरिए से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। शिवराज सिंह ने बताया कि कृषि सखी कार्यक्रम में महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश से 5 केंद्रीय मंत्री बनने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश को समुचित प्रतिनिधित्व मिला है। मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी निभाने के बाद किसान के बेटे को पूरे देश के किसानों की चिंता करने की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो हाल ही में देश के कृषि मंत्री बने हैं और उन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। शिवराज जी, बहुत बहुत बधाई। और किस तरह से ये एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए? प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने किसानों के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम भरोसा करके हमें सौंपा है। किसान कल्याण प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम बनी है जिनने किसानों की ज़िंदगी बदली है। और 18 जून को काशी जी में 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि डाली जाएगी। ये पहला कार्यक्रम उनका होगा। इसी से समझा जा सकता है कि कितने गंभीर हैं प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले पहले लिए गए हैं। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है और आगे भी हम 2047 तक का विजन बना रहे हैं किसानों के कल्याण का। अभी कृषि सखी योजना एक हमने बनाई है। कृषि सखी का मतलब है हम अपनी बहनों को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे खेती के कामों के लिए। ईद से पहले देश भर में बकरों की जोरदार खरीदी हो रही है। भोपाल में भी बकरों के बाजार सज गए हैं। भोपाल में बड़ी तादाद में बकरों की खरीदी हो रही है। यहां 50,000 से लेकर 7.5 लाख तक के बकरे बिक रहे हैं और इसी बीच एक बकरा भी यहां सुर्खियों में है। भोपाल के रेशम बाग नारियल खेड़ा में एक बकरे की बोली लगाई गई। बकरे का वजन 160 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। बकरे को 7,50,000 में बेचा गया। बताया जा रहा है कि पुणे के एक कारोबारी ने टोरंटो नाम के इस बकरे को 7.5 लाख रुपए में खरीदा है। इसके अलावा तूफान नाम का ये बकरा 7 लाख में बिका। भोपाल में 1,000 रुपए से लेकर 15 लाख तक के बकरे बिकते हैं। भोपाल के बकरा कारोबारियों के मुताबिक कश्मीरी बकरा सबसे महंगा बिकता है। बकरीद से पहले भोपाल में अब तक का सबसे महंगा बकरा 21 लाख रुपए में बिका है। किंग नाम के बकरे का वजन 177 किलो है। मुंबई के ओवेज कागजी ने किंग को 21 लाख रुपए में खरीदा है। किंग को पालने वाले सोहेल ने बताया कि वे किंग को काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर और खजूर खिलाते हैं। गर्मी से बचाने के लिए इसके चारों ओर कूलर लगाए जाते हैं। समय समय पर इसका वैक्सीनेशन भी कराया जाता है। हर तरफ कूलर लगाए जाते हैं। किंग इतना ताकतवर है कि गुस्से में इसे कंट्रोल करने के लिए 4 लोगों को लगाना पड़ता है। बेटा मैं अभी पुणे में और एक बकरा 177 kg अप्रोक्स होना चाहिए और जिसकी कीमत 21 लाख रुपए है। जिन्होंने लिया है उवैस भाई ने 21 लाख रुपए का ये बकरा लिया है, जिसका नाम है किंग। बकरे सिर्फ भोपाल से हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।